मित्तल फ्रॉम राजस्थान कोटा। फिर से हम एक साथ हैं और आज हम अपनी पुरानी कथा जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, ज्योमेट्रीज देखी थी, उसी को एक स्तर और ऊपर ले जाने वाले हैं। आज क्या सीखने वाले हैं? कुछ बहुत ही मजेदार बातें। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। अच्छा, और फिर उसके बाद आज तो हम बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स की भी बात करने वाले हैं। अच्छा, तो चालू हो जाए बिल्कुल फटाफट। चलिए, सृष्टि में बहुत अजीबोगरीब मॉलिक्यूल्स हैं। आपको याद होगा हमने कहा था एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के जुगाड़ में रहते हैं, लेकिन अगर विधाता ही विपरीत हो जाए तो कोई क्या करे? मतलब भगवान ने ही कुछ कंपाउंड्स को शाप दे दिया है। शाप दे दिया है कैसे? आप देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा नन्हा सा बेरिलियम था। बेरिलियम को कहा जा, तेरे दो ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो बेरिलियम ने दो बॉन्ड बना लिए। अब बेरिलियम तड़प रहा है, क्यों? उसको तो ऑक्टेट पूरा करना था, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। मन में तृष्णा थी कि हम आगे जाएं और नियॉन की तरह बने, लेकिन ऐसा हो ना सका। 2 और 2 4, खुद के 2 थे, 2 और कबाड़ लिए शेयरिंग से, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 तो हो गए हैं पर 8 चाहिए, क्या करें? कोई चारा नहीं है, जी रहे हैं जिंदगी। BH3 बोरॉन को देखें, बोरॉन HHH, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे बोरॉन के, 3 बॉन्ड्स बना सकता था, BH3 बनाया, 6 हो गए। 8 चाहिए थे, 6 ही हुए हैं। ओह, क्या करें? कुक तो अच्छा, तो ऐसे कर करके ऐसी व्यवस्था थोड़ी क्रूर व्यवस्था लगती है, पर छोटे छोटे मासूम एटम्स इस तरह से शब्द अभिशप्त कर दिए गए कि भैया तेरे ऑक्टेट तो पूरे नहीं हो सकते, तुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नया रास्ता खुल जाता है। अब इन्होंने एक नया जुगाड़ सोचा। उन्होंने कहा देखो भैया, ऑक्टेट, बोरॉन ने कहा या ब्रिलियम ने कहा, ऑक्टेट तो हमारा पूरा नहीं है, ठीक है, और हम किसी से इलेक्ट्रॉन मांगे, लोन पेयर मांगे। लोगों ने कहा अच्छा तुम लुईस एसिड बन गए हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कम है, जाओ और लोन पेयर मांग लो किसी से। अरे मांगे तो तब जब किसी के पास जाए। मान लो BH3 ने कहा हम तो किसी के पास जाना ही नहीं चाहते, क्या करें? ये कोई है ही नहीं, कोई दे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें? ठीक है, तो फिर तब इन्होंने एक नई प्लानिंग करी। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कहीं से लोन पेयर मिलता तो मजा आता, हाँ जी, उससे ऑक्टेट पूरा होता बिल्कुल। अब लोन पेयर तो नहीं है, अरे इलेक्ट्रॉन पेयर ही मिल जाता कहीं से तो ही कलेजा ठंडा हो जाता, कुछ तो अच्छा लगता। कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर? अब BH3 की निगाह अपने ऊपर ही गई। उन्होंने कहा यहाँ है इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइड्रोजन एटम्स चिढ़ गए। उन्होंने कहा हाथ मत लगाना, क्यों? हमारी भी आधा 50-50 पार्टनर है, आधा इलेक्ट्रॉन हमारा, आधा आधा बॉन्ड हमारा, आधा तुम्हारा है। तो बोरॉन ने कहा हाइड्रोजन तुम्हें कुछ नहीं कर रहे, हम तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन है और रहेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो हमारा एक भाई बंदा है, हाँ जी, उसकी भी हालत बड़ी खराब है। कैसे? देखो ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन उसको भी दे दें? मतलब क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा थोड़ा हम खींचें और बोरॉन के ऑर्बिटल्स में देना शुरू कर दें। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो बॉन्ड बना है हमारा। हाँ हाँ, तो बॉन्ड हमारा वही रहेगा, बस ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो 2 बोरॉन और हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में कूद रहा था, वही खींचकर अगर थोड़ा यहां चला जाए और ऐसा हो जाए तो अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन अभी क्या करें, क्योंकि बोरॉन जैसे एटम पूछते तो है नहीं, सूचना देते हैं और हड़प लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब तक कोई कुछ सोचता तब तक इलेक्ट्रॉन जा चुके थे। और जैसे ही एक बोरॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे बोरॉन को इस तरह से दान दिया या उसको लाइसेंस दे दिया कि जा तू भी थोड़े बहुत हड़प ले इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने कहा कि हम भी आपको मदद करेंगे, आप ये इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। हाइड्रोजन एटम को भी लगा कि हाँ इतनी बुरी जिंदगी नहीं है, क्यों? और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ करते थे, फ्लोरीन वगैरह, वो तो इतने दुष्ट थे कि छीन के भाग जाते थे इलेक्ट्रॉन। ये कम से कम अपोलोजाइज कर रहे हैं और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन तो अपने ऊपर से ही गुजर के जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो। ये क्या किया तुमने? ये कैसे नए किस्म के बॉन्ड बना लिए? जी हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। क्या बोला? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स। 3 सेंटर क्या है ये? बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन, ये 3 सेंटर्स हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन, आमतौर पर बॉन्ड कैसा होता है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। हर बॉन्ड 2 सेंटर्स के बीच में होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर्स हैं
बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो यहां डोल रहे हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। ये देखिए, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है। नहीं है तो थोड़ी बुरी। क्यों बुरी है? बुरी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आपने खींचकर बड़े वॉल्यूम पर फैला दिए हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन डॉट को बुरा नहीं लगता, मजा आता है। पर बोरॉन और हाइड्रोजन का जो शेयरिंग था वो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी, और वही 2 इलेक्ट्रॉन बी एच के साथ साथ यहां भी फैल गए हैं। तो ये सब मिलाकर अगर एक बॉन्ड है, तो बी और एच का बॉन्ड प्रैक्टिकली हाफ बॉन्ड जैसा ही है। तो हाफ 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 इस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट एक्सपैंड नहीं करेगी अपना, उसके तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छी बात है जी। पर नॉनदलेस इस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है, और लोग प्यार से क्या कहते हैं, लोग इसे कहते हैं ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कैसा? बोरेन में, और बोरेन डाइमराइज कर गई है तो बन गई है डाई बोरेन। डाई बोरेन, आप देखिए इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन है, हाँ जी है, उसके ऊपर से गुजरने लगते हैं ऐसे, बिल्कुल। तो ये बेंट बॉन्ड्स, और कैसे अगर आप ध्यान दें तो ये बनाना की तरह लग रहे हैं। हाँ जी, बॉन्ड बनाना है, बनाना बॉन्ड है। कभी कभी लोग इन्हें बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड्स बनाना है, हाँ, बनाना बॉन्ड्स बनाना है, ठीक है, जो भी है ना। तो आप कहेंगे ये है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, या सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। बोरॉन कितने एटम से जुड़ा है? बोरॉन जुड़ा है 4 एटम से, एच 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 एच। प्लीज नोट, 2 तरह के एच एटम्स हैं। ये टर्मिनल हैं, टर्मिनल एच एटम्स हैं। ये या ये और ये, और ये दोनों कैसे हैं? ये ब्रिजिंग एच एटम्स हैं। टर्मिनल बीएच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। सिंगल बॉन्ड है, सिंपल जैसा होता है। घपला बीच ब्रिजिंग में है। ब्रिजिंग बॉन्ड्स का ऑर्डर प्रैक्टिकली हाफ है। कई बार तो लोग कहते हैं ये बी एच बी मिलाकर एक बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अलग से बी एच देखोगे तो हाफ ही गिनना चाहिए। अच्छी बात है। तो जो ब्रिजिंग बी एच बॉन्ड है वो लॉन्गर है। जी हाँ, वो लॉन्गर भी है और वीकर भी है। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर कम है इसलिए। अच्छी बात है। ऐसा ये डाइमर बन गया बोरेन का, जिसको लोग कहते हैं डाइबोरेन। ये था पहला एग्जाम्पल। और भी होते हैं, कम होते हैं, पर हाँ होते जरूर हैं। जैसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड कहते किसे हैं? हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस तरह की शेयरिंग वेयरिंग और अजीबोगरीब जुगाड़ के कारण, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ठीक है, फाइन। जैसे अभी अभी देखा था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। डाइबोरेन में जैसे कि हमने कहा ही था, टर्मिनल बॉन्ड्स कैसे शॉर्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बजाय ब्रिजिंग बॉन्ड्स के। ऑफ कोर्स बॉन्ड एंगल्स की तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल। आप ये देखें कि बी और ये जो एच ऐसा है यहां पे, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से है ना। तो जो प्लेन है कागज का या स्क्रीन का, जो आपके प्लेन है, उस प्लेन में है एच एच बोरॉन, बोरॉन एच एच। अच्छा, तो ये सब स्क्रीन के प्लेन में है, हाँ जी। और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आगे निकलता हुआ एक एच है और पीछे जाता हुआ एक एच है, ऐसे। तो ये जो दिखाई है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। जी हाँ, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। अच्छी बात है। और क्या हम बॉन्ड एंगल्स की बात कर सकते हैं? बिल्कुल। इसी को अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, बी एच एच बी, और यहां पर आपको एच और इसके नीचे एच दिखेगा। ऑफ कोर्स एच और इसके नीचे एच, ऐसे ऐसे देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? अगर ऊपर टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। एक हाइड्रोजन के नीचे दूसरी दब गई है। साइड वालों पर ध्यान मत दें, अब तो बीच पे ध्यान दें। बीच वाला कैसा है? कुछ कुछ स्क्वायरिश लग रहा है आपको, राइट? तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा? क्लोज टू 90 डिग्रीज होगा। हाँ जी। तो अगर अंदर अंदर का एंगल θ1 है, तो ये लगभग 90 डिग्री के आसपास है। sp3 हाइब्रिड था बोरॉन, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाए थे उसने। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। चारों बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए थे अगर ईमानदारी वाले होते। अगर जबरदस्ती 2 बॉन्ड्स को पिचका दिया है, ये बॉन्ड एंगल कम करके 90 डिग्री कर दिया है, तो 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल कम हो गया है, तो दूसरों का ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। और ये वाला जो एंगल है, ये
ये जो है 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ जाएगा। सच तो ये है लगभग 120 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर हाँ जो मैं बताना चाह रहा था, θ2 इज डेफिनेटली एंड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर दैन θ1। ये तो ही बात डायबोरेन के बनने की। डायबोरेन रिएक्ट करती है, हाँ कर जाती है। कैसे? आप देखिए, गौर करिए, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। अगर कोई भी लुईस बेस आता तो क्या ये लुईस एसिड का काम कर सकती है? हाँ बिल्कुल। लुईस एसिड क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर इसे कोई लोन पेयर डोनेट करे तो क्या BH3 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसे कोई भी बेस है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास BH3 नहीं, BH3 तो डाइमर बन के बन चुका है B2H6। हाँ जी। तो जब वो रिएक्ट करता है, ये थोड़ा सा अलग से वैसे बोरॉन फैमिली में आता है, पर चूंकि चर्चा यहाँ हो रही है तो एक साथ ही सुन लीजिए, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अगर लुईस बेस छोटा सा हुआ या बहुत विशाल हुआ। अगर बहुत विशाल लुईस बेस है तो आया, भिड़ गया एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसने दूसरे BH3 को निकाल दिया। अच्छा, तो क्या बनेगा? तो बन जाता है इस तरह से मॉलिक्यूल, जिसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास है ट्राई मिथाइल अमीन, काफी विशाल और बल्कि माना जाता है। क्यों? 3-3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो बड़ा मानते हैं इसे। अच्छा, तो अगर ये आएगा तो उसने लोन पे डोनेट किया, हाँ जी, इसने एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इस तरह से, हाँ जी, इस तरह से। तो BH3 यानी कि B2H6 की आप कल्पना कर सकते हैं कि वो टूट गया 2 टाइम्स BH3 में। इसको कहा है कि एक जैसा दो में स्प्लिट हुआ, होमोलिटिक तरीके से टूटा है, आधा इधर आधा इधर, BH3 यहाँ BH3 यहाँ। और कुछ भी होता है, हाँ कभी कभी थोड़ी और बदमाशी होती है। कभी कभी क्या होता है, जो B2H6 है वो हेट्रोलिटिकली टूटता है, मतलब वो टूट जाता है, एक BH2 प्लस और दूसरा BH4 माइनस। ऐसे इमेजिन करना चाहिए, सचमुच में बनते नहीं है, बस खाली आपकी कल्पना के लिए बता रहा हूं। अच्छा, क्यों? अब BH4 माइनस तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और BH2 प्लस तो बहुत ही थका हुआ है। आप देखें BHH, इसमें 2 बॉन्ड्स की जगह खाली है, तो 2 बॉन्ड्स में क्या होगा, जो आपका बेस है वो लुईस बेस 2 जगह से तीर चला देगा, और आपको बेस को अगर L माना है तो BH2L2 ऐसे करके 2 जुड़ जाएंगे। जैसे अगर अमोनिया है, मिथाइलअमीन है, इस तरह के कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जैसे यहाँ पर लिस्टेड हैं, तो आप पाएंगे एक बोरॉन से 2 जुड़ जाएंगे, दूसरा BH4 माइनस बन के ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता उसी की जगह अगर विशाल कोई मॉलिक्यूल आता है जैसे टर्शियरी अमीन्स वगैरह आते हैं तो वो होमोलिटिकली टूट जाता है। ये भी एक मजेदार लुईस एसिड बेस प्रॉपर्टी है। हल्का सा मेमोराइजेशन का तड़का है इसमें। जेई को पसंद है, जेई पूछ लेता है इसको, थोड़ा याद रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात आ रही है तो एक दो नमूने और देखने पड़ेंगे। जैसे जैसे AlCl3 भी तो लुईस एसिड है, हाँ है, लेकिन AlCl3 की क्या डाइमर बनाने की टेंडेंसी है? हाँ होती है, गैस फेज में वो डाइमराइज कर जाता है। कैसे? इस तरह से आप देखिए, AlCl ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर। आप देखिए 6 एटम्स हैं स्क्रीन के प्लेन में ऐसे, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है ये, एक बाहर निकलता हुआ ऐसे और एक अंदर जाता हुआ ऐसे। ये है Al2Cl6 का डाइमर जो आपको यहां दिख रहा है। कोई फर्क है? एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? प्लीज नोट, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, हाँ, तो वो बेचारी लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं, बिल्कुल। तो इसके Cl ने इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया और इसके Cl ने इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो ये जो पहले वाली भयानक कंगाली चल रही थी जिसमें अपने बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन आगे देने पड़ रहे थे, वो नहीं करना पड़ेगा भैया, लोन पेयर फालतू बैठा हुआ है, चल तू रख ले पड़ोस वही लग, ऐसे करके दे दिया है। तो वैसे तो कैसा है, वैसे तो अगर आप देखें तो ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और यहाँ पे भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कभी कभी लोग इसे तीनों को मिला के 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल देते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है सब बोलने का। अगर सिंपली एक साधारण बॉन्ड जैसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड होता है, वैसे ही एक बॉन्ड है, ये वैसा जुगाड़ वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या मानेंगे? एल्यूमिनियम फिर से हम वही मान लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो
दो तरह के सीएल हैं, ब्रिजिंग जो अंदर वाले हैं और बाहर वाले जो टर्मिनल हैं। अंदर वाले चूंकि 4 मेंबर रिंग बना रहे हैं तो उनका बॉन्ड एंगल कम होगा, 90 डिग्री के आसपास होगा, और बाहर वाले फैल जाएंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट के मुकाबले। सिमिलर, वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू डाइबोरेन या B2H6। वहीं अगर बोरॉन से हम खसक कर बेरिलियम पर आ जाते हैं, BeCl2, हालत बड़ी खराब है। क्यों? बोरॉन की तो लालच का कम था, मतलब कि 6 थे, 2 ही चाहिए थे। बेरिलियम के पास तो 4 हैं और 4 और की जरूरत है। तो बेरिलियम क्या करेगा? देखते जाइए, कल्पनाओं के परे। अगर मान लीजिए वो डायमर बनाता तो कैसा बनाता? वेल, आप देखें, इस तरह से बना सकता था। अगर डायमर बनाता तो ऐसे बना तो सकता था, बट डू यू सी कि 3 और 3 ही बॉन्ड्स बने इनके, तो तसल्ली हुई क्या? मजा तो नहीं आया। ठीक है, तो काश कुछ ऐसा होता, ऑल्दो वेपर फेज में बन जाता है, मना नहीं है, पर अगर किसी और ये क्या किया? आह, ये देखिए, एक्चुअली वो पॉलीमराइज कर जाता है। ये कैसे बना लिया? मैं बना के दिखाता हूं आपको, आप देखिए, आप खुद भी बना लेंगे। एक बेरिलियम है, ClCl, फिर है BeClCl। ऐसे ही बेरिलियम क्लोराइड बनाते जाइए। अगर मोनोमरिक होता, sp हाइब्रिडाइज्ड और लीनियर होता। इस तरह से डरे मत, मेरे साथ बनाते जाए, बहुत मजे से बन जाएगा खूबसूरत PeCl2 इस तरह से। फिर क्या हुआ? फिर तीर चले, व्हाट आई मीन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने ऐसे। इसका लोन पेयर डोनेट हो गया यहाँ, तो इसका लोन पेयर डोनेट हो गया यहाँ, वाह। और फिर ऐसे ही इसका लोन पेयर डोनेट हो गया यहाँ, और इसका हो गया यहाँ। तो ऐसे ऐसे करके तो बेरिलियम के 4-4 बॉन्ड बन रहे हैं। एग्जैक्टली, वही तो लालच है। अच्छा, तो ऐसे तो हम बनाते चले जाएं, जी हाँ, ऐसे तो हम बनाते चले जाएं, जी हाँ, लेकिन ऐसे तो फिर ये पॉलीमराइज होता जाएगा, बिल्कुल। आप देखिए, इसका कोई अंत नहीं, आदि अंत नहीं, तो चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और बहुत लंबा चौड़ा पॉलीमर बन गया तो गैस में जाएगा नहीं, बहुत लंबे चौड़े पॉलीमर क्या होता है, सॉलिड रहते हैं। हाँ जी, तो ये तो सॉलिड हो जाएगा, जी हाँ। तो सॉलिड स्टेट में BeCl2 इसी पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है, और जबरदस्ती बहुत गर्म करके बॉन्ड तोड़ कर अगर आप उसे वेपर फेस में ले आए तो हद से डायमर बना सकता है, जैसे हमने देखा था Be2Cl4, और तब भी खुश नहीं रहता। क्यों? ऑक्टेट तो तब भी अधूरा ही है। कैसा बनेगा? आप देखिए, Be और ये 4 Cl, ये 2 Cl, ये कैसे हैं? ये तो स्क्रीन के प्लेन में है, और उसी के परपेंडिकुलर प्लेन में है ये। अच्छा, फिर से ये, तो ये ऐसे चेन जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा और फिर ऐसा। तब 4 एक प्लेन में, फिर 4 परपेंडिकुलर प्लेन में, फिर 4 एक प्लेन में, फिर 4 परपेंडिकुलर प्लेन में। इस तरह से एक जैसे चेन चलती है, टिंग टिंग टैंग, ऐसे ये बनता हुआ चला जाएगा। और ये स्ट्रक्चर है BeCl2 का। बॉन्ड्स कैसे हैं इसमें? साधारण सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स है। कोई माथे आ जाए चाहे तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कह सकते हैं, व्हिच इज काइंड ऑफ फुलिश एक्चुअली। तो आप सिंपली कह सकते हो कि कैसा है, जैसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, उन्हीं की एक सीक्वेंस है, उन्हीं का मेला लगा हुआ है, बस वही बन रहे हैं, राइट? इस तरह से एवरेज हाइब्रिडाइजेशन कितना है? बोरॉन को आप sp3 मान सकते हो यहां, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बना रखा है, sp3। बेरिलियम, सॉरी, नॉट बोरॉन, बेरिलियम। अगर ऐसी बात है, BeCl2 को हमने देखा, तो BeH2 को नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखिए। अगर BeH2 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोनोमर तो कैसे भी जिंदा नहीं बचेगा, गैस फेज में वो वैसा ही डाइमर बना लेगा। हाँ जी, और डाइमर से भी तसल्ली नहीं मिलेगी। अगर आप ये देखें, ये कैसा, वैसे ही बनाना बॉन्ड्स बनाना, जैसे डाइबोरेन में बने थे, वैसे ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स यहां बनाए। हाइड्रोजन के पास और Cl के पास एक अंतर है, Cl के पास लोन पेयर थे तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बेचारा वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस तरह से बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर यही चीज सॉलिड स्टेट में आ जाए तो क्या होगा? अब आप देखिए, BeHH, सेम BeHH, HH, इस तरह से बेरिलियम चल रहा है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 1 2 3 4, तो बनते जा रहे हैं, ऐसे ही होगा जी, पॉलीमराइज कर जाएगा इस तरीके से। इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसा आपकी आंखों के सामने है। आसान है,
बिल्कुल एक पैटर्न के चारों स्ट्रक्चर आप ध्यान करें, हमने शुरू किया था BH3 से, फिर BCl3 पर आए, या ब्रदर AlCl3 पर, जो कि मिलते जुलते था, सेम खानदान है बोरॉन और एल्यूमिनियम का, फिर BeCl2 और फिर BH2। आप देखें इस तरह से। एक और केस देखने लायक है, ICl3। ICl3 सॉलिड स्टेट में पता है डाइमराइज कर जाता है और बनाता है I2Cl6। क्या कारण है इसका? दो कारण हैं। एक तो ICl3 का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही घटिया है। कौन सा? sp3d। आपको याद होगा sp3d एक बहुत बेईमानी वाला और अजीब सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। किसी को पसंद नहीं आता कि वो इस तरीके से रहे, है ना? तो वो डाइमराइज कर जाता है। जब वो डाइमराइज करता है तो क्या बनाता है? I2Cl6। इसमें क्या होता है? एक लोन पेयर यहां डोनेट होता है, इसका एक लोन पेयर यहां डोनेट हो जाता है, ऐसे। तो आपके पास I Cl Cl ऐसे ये बन जाएंगे, और एक लोन पेयर ऑफ कोर्स, और ये लोन पेयर। सबसे बड़ी एडवांटेज जानते हैं क्या है? ऑल्दो लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था इसलिए बॉन्ड बना लिए, बहुत लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ICl3 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ICl5 होता है, क्योंकि 5-5 क्लोरीन लग गई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रही हैं। हाँ जी। क्या ICl5 डाइमराइज करता है? नहीं करता। तो ICl3 क्यों करता है? उसका हाइब्रिडाइजेशन जो गंदा वाला sp3d था, उससे वो बढ़िया वाले sp3d2 में आना चाहता था। sp3d2 जिसके अराउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या कम से कम इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में होता है, विच इज वेरी वेरी स्टेबल। उस लालच में ये डाइमराइज कर जाता है, और बहाना तो है कि सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि 3-3 Cl से कनेक्टेड है, आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन घसीट लिए, आयोडीन थोड़ी कंगाल हो गई। ठीक है। तो वो इस तरीके से 2 Cl ब्रिज बनाते हैं और वो डाइमराइज कर जाता है। दोनों आयोडीन्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3d2। और ओवरऑल ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? प्लेनार, महाप्लेन में। इसके अबाउट स्क्वायर प्लेनार थी, और इसके अबाउट स्क्वायर प्लेनार, तो जायंट महाप्लेनार ज्योमेट्री में बहुत ही प्यार से आ जाता है ये स्ट्रक्चर। शानदार स्ट्रक्चर है, डाइमर है I2Cl6 का। इतना सुन लिया, क्वेश्चन हो जाए। Calculate the number of electron deficient bonds in Al2Cl6, Be2Cl4 and Al2CH3 whole 6। जहां क्लोराइड है वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स नहीं बनते। क्लोराइड तो अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं और बस इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां आती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है उनके में जिसमें लोन पेयर्स ना हो। हाइड्रोजन में आया करती थी, हाँ जी, पर हाइड्रोजन तो है नहीं। ये क्या बना रखा है? Al2CH3 होल 6। बताता हूँ, बहुत ही मजेदार मॉलिक्यूल है, हेक्सामिथाइल एल्यूमिनियम या जो भी आप इसे कहें। Al इस तरह से है, जैसे Cl लगा करते थे ऐसे ही 4-4 मिथाइल ग्रुप लग गए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, शानदार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल बॉन्ड्स बिल्कुल साधारण नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। मजा तो यहां है। क्या 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 कर रहे हैं आप? एक CH3 यहां और एक CH3 यहां, ऐसे है। और ये जो बॉन्ड बनता है, कार्बन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, आपने दो बॉन्ड कैसे बना दिए? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। यहीं पे अधर में त्रिशंकु की तरह अटके हुए हैं ये मिथाइल ग्रुप्स। कार्बन के साथ जो एल्यूमिनियम का बॉन्ड है वो भी बड़ा रेयर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है यहाँ। एक इसी बहाने एक सूचना आपको देनी थी, दे भी दी। आप गेस भी कर सकते थे वैसे, क्योंकि लोन पेयर जिसके पास नहीं है वो मिथाइल है, और ब्रिजिंग में इस तरह से गड़बड़ होगी। और अदरवाइज आपको जानना था तो फ्रेश आप जान भी गए। तो कितने बॉन्ड्स पूछे थे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? आंसर है 2। 2 बॉन्ड्स हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, ये चीज, ये पूरा ये एक बॉन्ड बना जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में पूरा ये पूरा बनाना मिला के एक बॉन्ड बनते, तो एक बॉन्ड ये है और एक ये, 2 बॉन्ड ऐसे गिनेंगे, राइट? चलिए, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अमंग्स द फॉलोइंग इज आर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होंगे जिनके टर्मिनल हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप से जुड़े होंगे। ये है, ये है, ये डाइमराइज जरूर करते हैं पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ए बी इज द
इस सेंटेंस का सही है और आधा पोर्शन इसका गलत है। मतलब BF3, BCl3 और BBr3 ये तो सच है कि ये डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर आगे बोला है बिकॉज बोरॉन कैनॉट अकोमोडेट 4 ClBr या I ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। झूठ है। क्यों झूठ है? अरे क्या बात करते हैं आप, ये देखिए कि पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के बगल में कार्बन है, हाँ जी, तो बोरॉन से छोटा कार्बन है, जी हाँ। और कार्बन, मैं एक बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद कभी सुना और नहीं तो मुझसे सुन लीजिए। एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसे लोग कहते हैं नियो पेंटेन। ठीक है जी, बनता है। क्यों बनता है? बन जाता है जी, चार बैलेंसी थी, चार बॉन्ड बनाने थे, बना लिए, एग्जैक्टली। क्या आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप्स की वॉन्डरवॉल्स रेडियस लगभग आयोडीन, इनफैक्ट आयोडीन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आयोडीन मिथाइल से भी छोटी है, हाँ जी। तो जब एक कार्बन बड़े बड़े चार राक्षसी मिथाइल खपा लेता है अपने इर्द गिर्द, उसको तो तकलीफ नहीं हो रही है, जिंदा ही है, हाँ जी। तो चार आयोडीन भी इन प्रिंसिपल तो रख ही सकता था। और CCl4 तो एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं, हाँ जी। तो जब CCl4 एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन छोटा एटम है और वो CCl4 बना सकता है, तो बोरॉन तो उससे थोड़ा बड़ा ही एटम था। चार एटम्स Cl के अपने इर्द गिर्द रखने में कोई जगह में कमी नहीं थी। हाँ, मन नहीं हो बनाने का, कोई दूसरे पंगे हो, वो अलग बात है, पर जगह तो थी। दिल में जगह नहीं थी, वो अलग बात है। दिल कहां से आ गया? अब यहां देखें, होता है जैसे, एक्चुअली देखिए, जब डायमर बनेगा ना तो कुछ इस तरह की चीज बनेगी, ऐसे। अगर डायमर बनता तो ये बनता। और होता ये है कि ये जो Cl हैं, जो ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं, ये क्योंकि बोरॉन तो छोटा एटम है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी नहीं है, तो ये Cl बहुत करीब आ जाते हैं। तो इन जो ट्रांस लोकेशन पर Cl लोकेटेड हैं, ये इतने करीब आ जाते हैं, इनका रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, टूट के अलग हो जाता है। तो कारण उसका ये नहीं है कि बोरॉन अपने इर्द गिर्द चार चार एटम अकोमोडेट नहीं कर सकता। वो तो Cl का आपस का स्टेरिक रिपल्शन, डायमर का जो स्ट्रक्चर है, उसका बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल का पाप ये है कि ये अकोमोडेट नहीं हो पाता। सही कारण तो ये है। क्या ये यहां लिखा है? नहीं, पर आधा तो सही है जी, आधा सही है, आधा गलत है। तो सही मानेंगे या गलत मानेंगे? रसगुल्ला अगर आधा नाली में डूबा हो तो क्या बचा हुआ आधा आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे। कोई कोई कहे अरे बाबा, कोई कहने वाला तो हाँ हाँ खा लेंगे, नहीं नहीं नहीं, फेंक दो, गंदा है वो, क्या बात कर रहे हो तुम, है ना। उसी तरह से अगर सेंटेंस आधा सही है आधा गलत है, तो क्या वो सही मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो गलत है, फॉल्स। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर और ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत मजे से कोई डी सोच सकता था शायद आंसर हो, पर सही आंसर खाली बॉम्बे बी है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स की, बड़े मजेदार हैं ये। आइए अब देखते हैं कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को। ये क्या होते हैं? अजी, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है। क्या इनके बारे में बात नहीं करेंगे? करी तो है आपने, थोड़ा और विस्तार से करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जिससे परिचय शायद सबसे पुराना है। कौन सा? बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर से पुराना परिचय है। हाँ सॉरी, रादर बॉन्ड एंगल्स, सबसे ऊपर बॉन्ड एंगल है। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ, वेस्पर्ड थ्योरी के साथ साथ आए थे बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल से शुरू करते हैं। एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन बाइंडिंग या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और स्पीशीज, ये है बॉन्ड एंगल। कहां से ये ऐसा अजीब सी डेफिनेशन कैसे आई? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते, ये बॉन्ड आंख से भी नहीं दिखते, दिखती है न्यूक्लियस की लोकेशन। तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से न्यूक्लियस की लोकेशन दिख गई, आप उनको इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ये एंगल निकालते हैं और कहते हैं देखो ये है बॉन्ड एंगल। तो जी बॉन्ड एंगल ऐसे नापे जाते हैं, सच तो ये है, अच्छी बात है। और हम ये मान लेते हैं कि अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच का एंगल क्या हो गया? बॉन्ड एंगल। ऐसे भी मान लेते हैं। तो बॉन्डेड पेयर्स के बीच का एंगल है बॉन्ड एंगल, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। यूनिट्स क्या होती हैं? डिग्रीज में नापते हैं। रेडियंस में तो कोई चलन नहीं है और डिग्री बढ़िया होती है हमारे यहाँ,
ठीक है। कैसे आता है ये? अगर आपको ध्यान हो, वीएससीपीआर थ्योरी से इसको गैस कर सकते थे। हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंडेंट है ये। हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक बॉन्ड एंगल जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, जो कि इंटर्न स्टेरिक नंबर पर डिपेंड करता था कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर किसी एटम पर हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज जिस पर डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे फैक्टर लिखे हैं आपने, तो बाद में है। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज जो तुलना करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे बड़ा फैक्टर बॉन्ड एंगल को तय करने में हाइब्रिडाइजेशन का है। अगर हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा है, तब हम दूसरे फैक्टर्स देखते हैं कि भाई जो दूसरे एटम्स हैं, कि उनमें स्टेरिक रिपल्शंस हैं, या सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की साइड एटम्स की कैसी है, बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स भी देखने में आते हैं। अच्छा, तो ये सब इतनी सारी चीजें देखेंगे। अरे बड़ी आसान, इनमें से आधी से ज्यादा तो हम पहले कर चुके हैं। बस इनको एक साथ कंपाइल करके आपको इंटीग्रेटेड तरीके से बताना है, ताकि आपको फील आ जाए कि अच्छा भाई ये करना है, ऐसे करना है। ठीक है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। कोई एग्जाम्पल है? हाँ, sp3 देखिए, sp3 का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और sp2 का 120 डिग्री, और sp का 180 डिग्री। इसमें आप देखिए 33.33% एस कैरेक्टर था। इस सॉरी, क्षमा चाहता हूं, इसमें 25% एस कैरेक्टर था, इसमें 33.33% था, और इसमें 50% एस कैरेक्टर था। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्या आप देख रहे हैं, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से ही बॉन्ड एंगल को जोड़कर वही डिसीजन ले लीजिए। अगर मान लीजिए एक sp है और दूसरा sp2 है, तो भाड़ में गई और सारे फैक्टर्स, कोई 5-6 फैक्टर काम के नहीं है। जो sp है उसका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, लीनियर है, डायरेक्ट उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसी से भी ज्यादा है, दिख जाएगा साफ साफ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट? अच्छा, स्टेरिक रिपल्शंस का भी असर पड़ता है, हमने सुना था। सही सुना है आपने। ये स्टेरिक रिपल्शन होती क्या बोला है? ये शब्द बड़ा सुना है, पर ये मतलब क्या होता है इसका? मैं बताता हूं आपको। हमने कहा था कि मास की एक बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो जगह घेरता है। क्या क्या? मास की एक बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो जगह घेरता है। ठीक है, तो जो जगह घेरने वाला सिस्टम है, वो आप देखें कि अगर जैसे हाथ है मेरा, है ना, हाथ ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, जी हाँ, और ये मार्कर है। अगर ये पेन, अगर मैं इसको चाहूं कि ये हाथ जिस स्पेस को घेरे हुए है, ये उसके मतलब उसी स्पेस में ये भी खप जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऊपर रख सकता हूँ, पीछे रख सकता हूँ, आर पार, चाकू तो घोप दूंगा अंदर। लेकिन जब चाकू घोप भी दूंगा, मेरी कोई योजना नहीं अपने हाथों को ऐसा म्यूटिलेट करने की, पर अगर ऐसा भी कर दूं, तो चाकू का ब्लेड अगर हाथ में जाएगा, तो हाथ तो कट जाएगा ना, हाथ वहां से हट जाएगा और चाकू का ब्लेड आ जाएगा। आप देख सकते हैं, स्पेस एक जगह में एक ही मास ऑक्यूपाई करता है, वहां दूसरा नहीं आ सकता। अच्छा, तो अगर मैं मान लो इस पेन को यहाँ हाथ पे रखो और खूब प्रेस करूं, तो वो एक दूसरे में समा क्यों नहीं रहे हैं? नहीं समा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक लिमिट से ज्यादा प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे वो रिपेल कर रहे हैं। क्यों? ये रिपल्शन क्या है? ये है स्टेरिक रिपल्शन। जिस जगह को एक एटम, मॉलिक्यूल या मास का कोई पार्टिकल जिस जगह को घेर चुका है, वहां कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा मास का पार्टिकल आना चाहे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि एक ने जगह घेरी हुई है, तो उसको हटाए बगैर वहां दूसरा नहीं आ सकता। और उनका आपस का जो रिपल्शन है, जो कि लार्जली आप कह सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह के कारण होगा, ये है स्टेरिक रिपल्शन। अच्छा, तो स्टेरिक रिपल्शन किस में होता है? ये स्टेरिक रिपल्शन अक्सर टर्मिनल एटम्स के बीच में जो स्टेरिक रिपल्शन होता है, उसका बॉन्ड एंगल पर असर पड़ जाता है। कैसे कैसे समझाइए थोड़ा सा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास है OF2, ठीक है, फिर OCl2। ये मिकी माउस के कान क्यों बना रहे हो? ऐसे ही मजा आ रहा है, लोन पे दिखा रहा हूं बस। और आपके पास है OBr2। तो F छोटे एटम है, Cl थोड़े बड़े, Br और बड़े। प्लीज नोट, इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिड, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक किए, वो सेम है कि नहीं। तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं।
अगर तीनों sp3 हैं, अब बात आगे होगी भाई अब इनका क्या करना है। अगर तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो बाकी फैक्टर्स, अब ये आता है स्टेरिक रिपल्शन वाला। अब हम कहते हैं तीनों sp3 हैं, तीनों के पास दो दो लोन पेयर हैं, तो बाकी सब तो कॉमन हो गया। ये F और F आपस में फ्लोरीन्स का क्या इंट्रैक्शन है? कुछ नहीं है। क्या FF ने बॉन्ड बनाया है? ना, वो तो O से जुड़े हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं जुड़े ना। और वेस्पर थ्योरी कहती है कि भैया इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेंगे। हाँ जी, और रिपेल करके ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल को बढ़ा देंगे। भाई ये FOF, और ये दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, करीब आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। छोटे छोटे F ज्यादा टक्कर मारेंगे, एक दूसरे से ज्यादा रिपेल करेंगे ना। थोड़े बड़े Cl का रिपल्शन ज्यादा होगा, और भी बड़े राक्षसी Br और बुरी तरह से रिपेल करेंगे। तो जैसे जैसे रिपेल करेंगे चौड़े होते जाएंगे और बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं, राइट। यही चीज आप देखें तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। FOF, फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, बॉन्ड एंगल मात्र 103 डिग्री है। राक्षसी क्लोरीन्स ने उसे बढ़ाकर 110 डिग्री और महान ब्रोमीनों ने और रिपेल करके 112 डिग्री तक पहुंचा दिया है। गजब है। स्टेरिक रिपल्शंस बॉन्ड एंगल को बढ़ा देते हैं अगर टर्मिनल एटम्स के बीच का स्टेरिक रिपल्शन हो और बॉन्ड एंगल बढ़ाने का स्कोप हो तो। ठीक है, लोन पेयर्स का भी फर्क पड़ता है। हाँ जी, हमने कहा था कि लोन पेयर्स रिपेल मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू बॉन्डेड पेयर। तो लोन पेयर के रिपल्शन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड के एंगल को पिचका देते हैं। कैसे? ऐसे आप देखिए, लोन पेयर बढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल अक्सर अक्सर हमेशा नहीं, अक्सर कम हो जाता है। ऑफ कोर्स उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास मीथेन है, फिर अमोनिया है, सॉरी मीथेन है, एक लोन पेयरधारी अमोनिया है और दो लोन पेयरधारी पानी है। तीनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हूबहू वही है, sp3 sp3 sp3। तीनों के साथ प्यारी प्यारी छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़ी हैं, स्टेरिक रिपल्शन हूबहू एक जैसे हैं। फर्क क्या है? मीथेन में चारों बॉन्डेड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में एक लोन पेयर है और पानी में दो लोन पेयर्स हैं। एक और दो लोन पेयर क्या करेंगे? ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे। जो बॉन्ड है, बॉन्ड था यहाँ पे, ऊपर लोन पेयर थे, बॉन्ड है यहाँ और ऊपर लोन पेयर थे। लोन पेयर से रिपेल किया तो बॉन्ड को पिचका दिया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। अरे, तो ये तो आप देखिए 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री या 104.5 डिग्री ऐसा हो गया है, कम होता जा रहा है। देख सकते हैं आप इस तरह से, राइट। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ रहे हैं, उनके रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल प्रायः, मार्क माय वर्ड्स, हमेशा नहीं, प्रायः कम हो जाता है, राइट। ठीक है। हमेशा क्यों नहीं? हम तो हमेशा समझ रहे थे। मैं एक बहुत मजेदार एग्जांपल देता हूं आपको। XeF2 है, अच्छा, SF4 है और ClF3 है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या होगा? SF4 का स्ट्रक्चर दो ही ले लीजिए, मान लीजिए ClF3 और XeF2 है। ClF3 कैसा है? Cl, F, F और F, यहाँ दो लोन पेयर हैं Cl पर और तीन फ्लोरीन्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और क्या आप देख सकते हैं इसमें दो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल है। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये होना चाहिए था 90 डिग्री, पर दो लोन पेयर से बॉन्ड एंगल अल्फा जो है वो लेस देन, थोड़ा पिचक 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, पर XeF2 में क्या है? XeF2 में Xe है, F है और तीन लोन पेयर है। और तीनों बदतमीज कहां चले गए? इक्वेटोरियल प्लेन में। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3d है, पर अब एटम ही दो बचे, टर्मिनल एटम्स, तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। तो XeF2 को तो 180 डिग्री है, हाँ, तीन तीन लोन पेयर है। हाँ, आपने तो कहा था लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, इसीलिए कहा था अक्सर कम होगा, हमेशा नहीं। थोड़ी अकल लगा लेना। थोड़ी अकल क्या, क्या बात है, कोई पक्का तरीका नहीं है। आप हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। इस तरह के घपले खाली एक केस में होते थे, वो मैंने आपको बता दिया। sp3d वाले में जब लीनियर हो जाता था तो बॉन्ड एंगल एकदम से 180 डिग्री हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कभी गड़बड़ नहीं होती, इसके अलावा तो ठीक ही चलता है, राइट। चलो,
एक सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इनका भी बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे? बड़ा मतलब सबसे ज्यादा फर्क तो हाइब्रिडाइजेशन का पड़ता है, उससे कम ही है, पर ये सारे फैक्टर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसा? बताता हूं आपको, बहुत मजेदार चीज है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे मान लीजिए मेरे पास है Cl2O, SCl2 और SeCl2। अच्छा, तो O के साथ मेरे पास जुड़े हैं ClCl, S के साथ जुड़ा है ClCl और Se के साथ जुड़ा है ClCl। क्या आप देख सकते हो इसमें सेंट्रल एटम तो फर्क होता जा रहा है और टर्मिनल एटम सेम है। बाहर तो Cl जुड़े हैं, बीच में O S Se इस तरह से हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है सल्फर की, सल्फर से कम है सिलीनियम की। ठीक है, होने तो कम, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कैसा? अभी बताता हूं आपको, आप देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ध्यान देने वाली बात है, तो बहुत ध्यान शुरुआत से दीजिए। ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए Cl के एटम्स हैं, ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि बॉन्डेड पेयर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, और ये आपस में रिपेल करेंगे। ऑफ कोर्स वेस्पर थ्योरी कहती है रिपेल करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, उनका रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाता है, तो रिपल्शन है तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन, यहाँ रिपल्शन तो रिपल्शन कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, ये वादा था। अब आप यहाँ देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, Cl O Cl ऐसा है, और ऑक्सीजन और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मान लीजिए हम एक मिड पॉइंट निकाल लेते हैं जी, कि भाई ये मिड पॉइंट है, हाँ जी। अगर बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होता, बिल्कुल। और चूंकि सेंट्रल एटम O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को वो थोड़ा सा अपनी ओर घसीट लेगा। अगर अपनी ओर घसीट लेगा तो शेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या मैं कह सकता हूं कि रफली थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहां रहेगा। अच्छा, अब इसकी बजाय अगर मान लीजिए आपके पास आता SClCl, ये मिड पॉइंट था। सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑब्वियसली Cl की है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता। तो क्या आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर जा रहा है घिसट कर, वैसे वैसे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो अब वो उतना रिपेल नहीं करेंगे। अच्छा, तो Cl O बॉन्ड्स का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसके फिर भी अच्छे रिपल्शन है। अगर सल्फर के साथ देखेंगे तो रिपल्शन कम हो गए हैं, और सिलीनियम तो बहुत ही थका हुआ है, उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी भी और कम। एक तो साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से भी दूर जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से भी मिड पॉइंट से भी एकदम बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रिपल्शन कम होते जाएंगे, और खोपड़ी पर जो दुष्ट लोन पेयर बैठे हैं, ये तो इसी ताक में थे, इनके रिपल्शन कम हो और पिचका देंगे। तो लोन पेयर के रिपल्शन के कारण बॉन्ड पिचकता चला जाएगा। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है या टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा एंगल इसका है, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इस तरह से बॉन्ड एंगल कम होते चले जाएंगे। एक बार फिर देखिए, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और यहाँ देखें, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से S से Se से कम हो रही थी और बॉन्ड एंगल कम हो रहा था, यही हम कह रहे थे। ठीक है, चलो, इसी से मिलता जुलता है अगर टर्मिनल एटम्स आए, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। अगर टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर अपनी ओर घसीटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लोन पर और पिचका देगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। ऑफ कोर्स बशर्ते हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और सेंट्रल एटम पर उतने ही लोन पेयर्स हो, ये शर्त है। कोई एग्जाम्पल है?
शानदार एग्जाम्पल है। देखिए PF3, PCl3, PBr3 और PI3। क्या होना चाहिए इसमें? पी 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 पी, सब में फास्फोरस बेचारा सेम है, एक एक लोन पे अपनी खोपड़ी पे लेके बैठा है। हाँ जी। और उससे जुड़े हैं एफ 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 या सीएल 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 या बीआर 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 या आई आई आई। हे भाई, और यहां देखिए क्या है, PF3। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है? फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन बाहर घसीट लिए, एकदम डिस्टेंस बढ़ गया, लोन पेयर ने पिचका दिया उनको, बॉन्ड एंगल कम हो गया 97.8 डिग्री। सीएल थोड़े बड़े एटम्स थे, एक तो स्टेरिक रिपल्शन भी ज्यादा था, और दूसरा इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन को इतना बाहर खींच न सके, तो कुल मिलाकर उनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, स्टेरिक रिपल्शन का भी है, ये भी मत भूलिएगा। बीआर का और बड़ा है और आयोडीन का और बढ़ जाएगा। राइट, चलिए ध्यान रखिए, जो रेगुलर ज्योमेट्री है उस पर इस ड्रामे का अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे? एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए मेरे पास है CF4, CCl4, CBr4 और CI4। टर्मिनल एटम FClBri होता जा रहा है। अब मुझे बताइए इनमें बॉन्ड एंगल्स का क्या रोल है। और एक दूसरा और क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास है मान लीजिए CCl4, SiCl4 और GeCl4, SnCl4 और PbCl4। टेट्राक्लोराइड्स का खानदान है पूरा। इनमें बॉन्ड एंगल का ट्रेंड बताइए, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा? बोलिए, फटाफट करिए। एक्चुअली आप देखें, बॉन्ड एंगल सेम है। क्या क्या क्या, धोखा धोखा, सेम कैसे हो गए? सेम है। अरे सेम कैसे हो जाएंगे? अभी तो आपने बताया था कि सेंट्रल एटम कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होता है। वो तब था, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाएगा, लोन पेयर पिचका देगा, लोन पेयर होगा तभी पिचकाएगा बॉन्ड एंगल को। इनमें सब में देखिए आप कैसे, सेंट्रल एटम C है, 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार। परफेक्टली टेट्राहेड्रल, सॉरी, परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है मेरे भाई। और सारे उसके सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के या 109.5 डिग्री के आसपास है। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम। अगर सारे सेम हैं तो बस सेम है, तो दे आर इक्वल एक्चुअली। तो जो रूल अपन ने 4 और 5th पॉइंट में कहे थे, उनके लिए जरूरी है कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो। अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये रूल्स वहां पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, चलो। बैक बॉन्डिंग भी होती है, हाँ, पर इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। 2 केसेस हैं। सेंट्रल एटम, अगर उसका लोन पेयर बाहर भाग गया, उसके लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तब क्या होगा? तब आप कहोगे कि अब उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिन सकते, और उसका ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल सब पर फर्क पड़ेगा। कैसा? ठीक वैसा ही जैसा ट्राइसिलाइल अमीन में था, अगर आपको याद हो। sp2 हो गया था, हमने बहुत विस्तार से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसे। इसी की बजाय अगर BF3 है तो सेंट्रल बोरॉन एटम है, बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, वो सिर्फ बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई बॉन्ड बन गए, पाई बॉन्ड के बनने बिगड़ने से कोई सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अच्छा पॉइंट है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ही विस्तार से बैक बॉन्डिंग में हमने इसकी चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए इसी बात पर। कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन थायोनाइल हैलाइड्स। अच्छा, आपके पास है SOF2, SOCl2 और SOBr2। FOF, सॉरी, FSF, Cl, SCl, Br, SBr, बॉन्ड एंगल कैसा है? लोन पेयर है, हाँ जी। तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा अंदर की तरफ जाता जाएगा, बॉन्ड एंगल फैलेगा। बड़े एटम्स का स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, उससे भी बॉन्ड एंगल फैलेगा। तो θ1 से ज्यादा होगा θ2, और पक्का θ2 से ज्यादा होगा θ3। ऐसा है। तो भाई ये तो थी पहली चीज, या रादर इसके पहले वाली चीज कौन सी, जो फर्स्ट क्राइटेरिया था बॉन्ड प्रॉपर्टीज का, और वो था बॉन्ड एंगल। क्या बॉन्ड लेंथ की भी चर्चा होती है? हाँ होती है। कैसे? आइए देखते हैं।
क्या होती है बॉन्ड लेंथ? दोनों न्यूक्लियर के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। अच्छा, किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो डिपेंड करती है एटम्स पर। जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, अगर वही खुद बड़े बड़े और राक्षसी हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? एटम बड़े हैं, तो पास आ ही नहीं सकते, दूर रहेंगे। ठीक है। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि भैया लोन पेयर, बॉन्डेड पेयर कितने हैं, जो बॉन्ड बनाया है उसका ऑर्डर कितना है। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड से मेरा मतलब है बॉन्ड ऑर्डर। कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मैटर कर जाता है, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस का भी फर्क पड़ता है। और एस कैरेक्टर तो जिगर का टुकड़ा है, वो भी मैटर कर जाता है। अच्छा, पहले देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो बॉन्ड बना रहे हैं उनका साइज। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और आप नीचे आ जाते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टिन टिन, अरे तो एटम बड़े हो रहे हैं यार, तो क्या बॉन्ड की लेंथ नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। बस इतनी सी बात है। रेडियस इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। या एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, क्या हो रहा है? एच तो वही है, एफ सी एल बी आर आई बड़े होते जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है, और बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ रही है। ठीक है, ये तो आसान है। ऑफ कोर्स ये आसान है, आप देख सकते हैं, यही एग्जांपल्स जो मैं दिए। कुछ और? हाँ जी, कभी कभी लोन पेयर्स बॉन्डेड पेयर्स का बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स बढ़ते हैं, अगर उनके रिपल्शन से फर्क पड़ता हो तो वो भी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हाइड्रोजीन देखिए, हाइड्रोजीन में स्ट्रक्चर कैसा है? NH2 NH2, और छोटे छोटे एन एटम, सेकंड पीरियड के एन एटम्स, और दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ जी, क्या आपको पता है कि जो एवरेज NN बॉन्ड हो सकता था, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है NN बॉन्ड की हाइड्रोजीन में? कारण लोन पे रिपल्शन है, और वो बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा ही सही दूर फेंक देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो लोन पेयर्स का फैक्टर था वो मनोरंजक तो है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना थर्ड फैक्टर है। वो कौन सा है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है डबल, और डबल से भी छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड, मत भूलना। ठीक है, बहुत ही क्लासिक, सबसे मशहूर एग्जांपल, सबसे पहले यही एग्जांपल दिया जाता है, इथेन इथीन इथाइन। कार्बन कार्बन बॉन्ड देखिए, एक्स वाई जेड, सबसे बड़ा है सिंगल बॉन्ड, उससे छोटा है डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा है ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आप, ठीक है, अच्छी बात है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ्स। आपके पास है F2 N2 एंड O2, ओ माय गॉड। अक्रॉस द पीरियड, वैसे तो रेडियस कम होती है, पर हम मानते हैं बहुत ज्यादा तेजी से कम नहीं होती। डाउन द ग्रुप तो रेडियस बहुत तेजी से बदलती है। पर FF सिंगल बॉन्ड है, और तीन तीन लोन पेयर का रिपल्शन भी उसको दूर करता है, तो FF बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। OO डबल बॉन्ड जैसे थोड़े छोटे होते हैं, लोन पेयर भी कम है, और ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटे होते हैं, और लोन पेयर तो बस एक एक बच्चा, कुछ खास है ही नहीं ऐसा, वो भी 180 डिग्री पर है, क्या रिपेल कर लेंगे? आप देखेंगे FF से छोटा है OO, और सबसे छोटा होगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसे ही एक और है ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस। इसको देखिए, एक काम करिए, ClO4 माइनस, एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ये है 1.75। ClO3 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ये कितना है? ClO3 माइनस, प्लीज नोट लुईस स्ट्रक्चर में लोन पेयर बहुत जरूरी है, खाना नहीं चाहिए हमें। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1 2 3 4 5, 5/3, यानी कि 1.67। वो कम हो गया, जी हाँ। ऐसे ही ClO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 या 3/2, और ClO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है 1। अच्छा, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पूछा नहीं है, तो कम हो जाएगी। राइट, चलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ, पड़ जाता है। कैसे? जैसे जैसे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाता है, वैसे वैसे उनके ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज बढ़ते हैं। प्लस माइनस बढ़ने से उनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ता है,
और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर है। जैसे जैसे यहां पर ये कोट किया गया है, देखिए बॉन्ड लेंथ CH NH OH FH। वैसे तो दो फैक्टर्स हैं इसमें, कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर? तो ये है कि भैया C से N से O से F एटॉमिक रेडियस ही कम हो रही है, तो रेडियस के कम होने से भी ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ कम होती है। यही नहीं, इसके अलावा जैसे जैसे प्लस माइनस चार्जेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्लस माइनस चार्जेस बढ़ते जाएंगे, आपस में और अट्रैक्ट करेंगे, करीब आ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, आप पाएंगे बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा, sp वाले ऑर्बिटल्स बॉन्ड अच्छे बनाएंगे, sp2 उससे कम और sp3 उससे कम। अच्छा, जैसे जैसे आपके पास है C2H6, C2H4 और C2H2। हाँ जी, आप इसमें CH बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर वही है, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी प्रैक्टिकली वही है। अगर ऐसा है, फर्क किसका है? कार्बन यहां पर है sp3, यहाँ sp2, यहाँ sp, और हाइड्रोजन तो बेचारी s ऑर्बिटल लेकर ही आ रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब ये उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेंथ कम होगी। लेंथ की बात चल रही है तो ये देख लीजिए, तो आप पाएंगे ये शॉर्टर बॉन्ड है। CH बॉन्ड इन एसिटिलीन विल बी शॉर्टर देन CH बॉन्ड इन इथीन, एंड CH बॉन्ड इन इथीन विल बी शॉर्टर देन CH बॉन्ड इन इथेन। राइट? चलिए, एक मजेदार है, कौन सा? H2O2 और O2F2। इसको देखिए, स्ट्रक्चर दोनों का देखिए, HOOH FOOF, बुक शेप स्ट्रक्चर ऐसा करके लोग बोलते हैं इसको। लोन पेयर यहां भी हैं और यहां भी। अब यहां पे क्या है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया है, अपनी ओर खींच लिया है। तो लोन पेयर, ये लोन पेयर इतना रिपेल नहीं कर रहे हैं, इतना रिपेल नहीं कर रहे हैं, तो OO फिर भी थोड़ा करीब आ जाते हैं। OO बॉन्ड O2F2 में थोड़ा छोटा होगा और H2O2 में थोड़ा सा लंबा होगा, ऐसे देखिए। राइट? चलिए, सो डियर्स, ये थी आज की हमारी कथा, जिसमें हमने बात करी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स की। इसके अलावा हमारी चर्चा हुई है, ऑफ कोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स। अगली बार बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और बात वही छोटी मोटी जो बॉन्ड प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड सिमिलर आइडियाज, वी विल टॉक अबाउट देम। और बॉन्डिंग की कथा तो बहुत सारी है, बहुत लंबी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे ही बॉन्डिंग की भी कथा अनंत ही है। हमारी ये कहानी जारी रहेगी अगली बार पूरे धमाके के साथ। लेकिन तब तक के लिए नोट्स पढ़िए, थ्योरी याद कीजिए, असाइनमेंट करते रहिए। अरे, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। मुझे लगातार रिपोर्ट्स मिलती रहती है कि आपके असाइनमेंट अधूरे होते हैं, आप टाइम पे नहीं पूरे करते। 3 लेक्चर हो जाते हैं तो असाइनमेंट 2 के ही पूरे होते हैं, 1 का ही पूरा होता। और जो बहुत कलाकार हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे। अरे, ये सब मत करो, अब असाइनमेंट ढंग से करो। बॉन्डिंग सबसे सुंदर चैप्टर है, बच्चों को बहुत मजा आता है बॉन्डिंग पढ़ने में, और वो भी हमसे खासकर क्यों? क्योंकि हमने कहा था नानी की कहानी की तरह है। लेकिन कहानी एक कान से सुन के दूसरे से निकालनी नहीं है, प्रॉपरली याद करनी है, लर्न करना बहुत जरूरी है। वो करिए, फिर मिलते हैं अगली बार, फिर आगे बात करते हैं। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।